हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा परीक्षा पर प्रहार स्ट्रेटजी है फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए। उसका जो यूनिट फर्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि सैटरडे और संडे को आपको केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और मंडे से फ्राइडे तक आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसी रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं और इसी पर ही हम काम करते चलेंगे। तो आप अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इन सभी वीडियोज को, इन सभी लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए। चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेकिन पिछला लेक्चर इसी पर ही था, तो उस लेक्चर को अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा। उसमें भी हम लोगों ने पिछले 10 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर उस लेक्चर को नहीं देखे तो देख लीजिएगा और लिंक भी आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और लेकिन अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अपने अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। अगर नोट डाउन करना है तो, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो बीच बीच में आपको समय दे दिया जाएगा। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप एक एक करके क्वेश्चंस हम पढ़ते रहेंगे। आप वीडियो को पॉज करके आप वहां से टिक कर सकते हैं खुद से, और फिर उसके बाद हम आंसर बताएंगे तो वहां पर आप लोग मैच कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास, वैसे लाइव होता तो डायरेक्ट हम पूछ लेते आप सभी से, लेकिन लाइव है नहीं। तो चलिए बात करते हैं आगे। देखो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, तो 11 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। द स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स इज कॉल्ड डैश, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर है, लेकिन वहां पर हमें क्या लिखना रहेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमें पहले क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। रिएक्शन काइनेटिक्स के अध्ययन को, रिएक्शन काइनेटिक्स के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, या इसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। सबसे पहला रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन फैक्टर व्हिच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और चौथा ऑप्शन ऑल, यानी कि इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैंने आप सभी को अपने पहले लेक्चर में बताया था, जब केमिकल काइनेटिक्स का पहला लेक्चर मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया था, तो उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है वह करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। आते हैं अपने 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, बस हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा। द रिएक्शन रेट कांस्टेंट, यानी कि किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ईच रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन इज। क्या कहता है, मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है, जस्ट सपोज कि ए से हमारे पास ए जो रिएक्टेंट है वह बी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इसका हम रेट कांस्टेंट का वैल्यू लिखते हैं। क्या कहता है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट, यानी कि के का हम वैल्यू लिखे, कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वह रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर है। व्हेन ईच रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन इज, जब हमारे पास यह रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन कितना होगा तब हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम देखते हैं। अगर इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास चूंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं, तो वहां पर हमने लिखा नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हमें चूंकि बराबर लाना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह के बराबर होना चाहिए। तो कब हो सकता है, जब हमारे पास
कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वह 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या लिखना है, व्हेन ईच रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन इज, कोई भी रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन तब उस सिचुएशन में 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 0 है, नहीं है, यूनिटी बिल्कुल है, यानी कि हमारे पास यूनिटी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को वैसे अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऑप्शन टिक कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चन को पहले समझो, इसे थोड़ा सा समय दो। आप लोग जब एग्जाम में बैठे रहेंगे तो आप इन पर समय दीजिए, थोड़ा सा पेन चलाइए रफ वर्क के लिए, और जैसे ही पेन चलाएंगे आपका काम हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखो, जब किसी भी प्रॉब्लम को हम लिख देते हैं तो वो प्रॉब्लम आधा वैसे ही सॉल्व हो जाता है। ये किसी क्वेट ने, ये कोई क्वेट है, किसी महान इंसान ने कहा था, खैर अब तो 2 महान इंसानों ने कह दिया। आइए बात करते हैं, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए, तो आइए चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 13 नंबर का है। इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यह बात ध्यान में रखिएगा। यहां पर कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या कहता है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन होता है उसके लिए इन ऑप्शन में से कौन सा एकदम करेक्ट है, इस पर टिक करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कि हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वह रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेंटीग्रेड हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि n = T + 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिवाइडेड बाय T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू। तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन जो हमारे पास रेट टेम्परेचर कोफिशिएंट का है, वो कहता है कि T + 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिवाइडेड बाय T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है NOT। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को पढ़ाया भी था। मैंने आप सभी से कहा था कि अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर है T डिग्री सेंटीग्रेड और इस टेम्परेचर को हम 10 से जोड़ देते हैं, यानी कि 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं। अगर हम 10 टाइम्स इस टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, एडिशन की मैं बात कर रहा हूं, यह बात ध्यान में रखना, एडिशन मैं कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन नहीं। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह 2 गुना हो जाता है। जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां से देखो तो ये T डिग्री सेंटीग्रेड, ये T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, आसान सा था ना। बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है और उसके लिए मैंने आप सभी को लेक्चर प्रोवाइड ही किया था। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगले कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहां पर हमारे पास 14 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन है वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो उसका जो हाफ लाइफ होगा, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन जो होगा वह टेम्परेचर पर किस प्रकार निर्भर करेगा। अगर हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा होगा तो वह निर्भर करेगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम हाफ लाइफ पता करते हैं तो वह टेम्परेचर से किस प्रकार इफेक्ट होगा, इसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट आप सभी को बता देता हूं, ये स्टेटमेंट आप सभी लोग लिख लीजिएगा। ये एक स्टेटमेंट है कि पहला स्टेटमेंट ऐसे लिखिए, व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, देन ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, ये क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन बट
but the half life of first order reaction decreases, क्या होता है, घटता है तब इस सिचुएशन में। ठीक है, ये आप लोगों को स्टेटमेंट एक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमारे पास जो बी ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को लिखवा भी दिया है, क्योंकि हो सकता है आप सभी से ऐसे ही पूछ लिया जाए कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आपको टिक करना पड़ेगा इंक्रीज करता है। अगर बोला जा रहा है कि हाफ लाइफ क्या होगा, तो आपको टिक करना है कि डिक्रीज करता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आई होप आप सभी लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आता है वो है 15 नंबर का जो क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि ओनली ए सिंपल होमोजीनियस रिएक्शन रिक्वायर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, मैं समझाता हूं थोड़ा सा। हमें पता है कि अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पता करना है तो उसके लिए 4 मेथड दिए गए थे। वैसे कई मेथड हैं, लेकिन जो 4 मुख्य मेथड हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। इंटीग्रेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, हाफ लाइफ पीरियड मेथड और ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ये हमारे पास 4 मेथड हैं। अब बोला जा रहा है कि इन चारों मेथड में से कौन सा एक ऐसा मेथड है जो सिंपल होमोजीनियस रिएक्शन पर ही अप्लाई होता है, या उसी को ही यह केवल परफेक्टली बता पाता है, उसी का ही केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता पाता है। ठीक है, तो ये वैसे तो मैंने आप सभी को बताया नहीं था, लेकिन यहां पर मैं बता देता हूं कि इस सिचुएशन में हमें इंटीग्रेशन मेथड का उपयोग करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर जो हमारे पास इंटीग्रेशन मेथड है, यह इंटीग्रेशन मेथड में हम केवल सिंपल होमोजीनियस रिएक्शन का ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। अगर कोई भी हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेंगे तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास इंटीग्रेशन मेथड है यह यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन के साथ मैं 3 और भी क्वेश्चन इसी में डिस्कस करूंगा, तो एक एक करके सब कुछ समझिएगा। ठीक है, वीडियो को छोड़कर मत भागिए, सब कुछ देखिए, आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आता है, इसमें 16 नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि इन 30 मिनट में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां पर यह बात ध्यान में रखना, ये बोला गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50%। क्या कहता है कि 30 मिनट में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है जो 50% कंप्लीट हो चुका है। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास टी हाफ दिया गया है वो कितना दिया गया है, 30 मिनट दिया गया है। टी हाफ मतलब क्या, आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाना, और आधा रिएक्शन मतलब 50% कंप्लीट होना, यानी कि टी हाफ जो है वो 30 मिनट हमें दिया गया है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट 87.5% ऑफ द रिएक्शन। क्या कहता है कि हमें यह तो पता है कि 50% रिएक्शन होने में 30 मिनट लगा, तो अब बोला जा रहा है कि 87.5% रिएक्शन होने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करने के एक नहीं कई तरीके हैं, लेकिन मैं आप सभी को कुछ स्टेटमेंट बताऊंगा और वो आपको फार्मूला के तौर पर याद कर लेना है, क्योंकि जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे उन पर अप्लाई करेंगे और हमारे आंसर निकल जाएंगे। पहला हमारे पास स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा, कि अगर कहीं आपको टी हाफ देखने को मिले, ठीक है, तो इस सिचुएशन में यह बात ध्यान में रखना कि अगर टी 75% बोला जाए तो यानी कि वह होता है 2 टाइम्स ऑफ टी 120, और 1/2 लिखें या 50% लिखें, बात एक ही है। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद रखना है। एक और फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, टी
अगर हमारे पास 87.5% बोला जाए तो इस सिचुएशन में ध्यान में रखिए कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा और T50 होगा, यानी कि आधे रिएक्शन जितना समय ले रहा है कंप्लीट करने में उसका 3 गुना समय लेगा 87.5% कंप्लीट होने में। आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना समय लग रहा है उसका 2 गुना समय लगेगा T75% होने में। ठीक है, अब ये वाला ध्यान दो, T99% रिएक्शन होने में हमारे पास 10 गुना समय लगेगा T½ का, यानी कि जितना समय लगा था आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में उतना उससे 10 गुना समय लगेगा उस रिएक्शन के 99% होने में। अब ये हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं, इन तीनों फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। अब इन्हीं से ही हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। हमसे बोला गया है ये वाला, तो इस फार्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर निकल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है T87.5% अगर निकालना है तो यानी कि हमें पता है यह 3 से गुणा होगा T50%। ठीक है, तो T50% का हमारे पास दिया गया है, कितना समय लग रहा है 30, तो यानी कि 3 गुणे 30 यानी कि हमें कितना मिलेगा 90 मिनट। 90 मिनट में हमारा यह रिएक्शन 87.5% कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और ये आपके लिए कुछ फार्मूलाज हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। हो सकता है डायरेक्ट आप सबसे फार्मूला ही पूछ लिया जाए, हो सकता है इन पर डिपेंड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब चलिए अगले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास 17 नंबर का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, इसमें ये जो हमारे पास 17 और 18 क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। वैसे मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करा रहा हूँ जो पिछले ईयर्स रिपीट हुए हैं। तो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाते हैं तो आपके, मैं मानकर चलता हूँ कि 90% क्वेश्चंस फंस जाएंगे इन क्वेश्चंस से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर क्या कहता है कि हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोला जा रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट पता करना है कि क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन हर बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं में से कोई एक करेक्ट होता है। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वैसे मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिटी जरूर याद कर लीजिए, हाफ लाइफ याद कर लीजिए, यूनिट याद कर लीजिए, इनके रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन भी याद कर लीजिए। ये 3 चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है यूनिट के बारे में तो आप लोग इस फार्मूले को याद करिए जो मैं बताता हूं। यूनिट पिछले लेक्चर में भी मैंने आप सभी को बताया था, यूनिट इज इक्वल टू हम लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस n और सेकेंड का इनवर्स हम लिख देंगे। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को पता करने के लिए यह एक फार्मूला है। अगर आपको 100 ऑर्डर का रिएक्शन दे दिया जाए, ठीक है, तो उसके लिए भी अगर यूनिट निकालना है तो ये निकाल सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। हमें कोई और फार्मूले की जरूरत नहीं है। इसीलिए एक ऐसा व्यापक इक्वेशन बनाया गया जिससे हम सभी रिएक्शन के यूनिट के बारे में कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास n जो है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो n इज इक्वल टू हमारे पास पता है कि 2 है। ठीक है, तो इसके लिए जो यूनिट होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर होगा मोल और लीटर का इनवर्स हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 2 और यहां पर हो जाएगा सेकेंड का इनवर्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये तो हो जाएगा -1, तो यानी कि मोल पर -1 चार्ज हो जाएगा और लीटर पर -1 ऑलरेडी है और यहाँ पर -1, तो ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा लीटर और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सेकेंड का इनवर्स। ये हमारे पास फार्मूला मिला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये मिल गया।
तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको याद था डायरेक्ट लिखिए, अच्छी बात है, बढ़िए, आपका समय बचेगा। नहीं याद है तो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। इस फार्मूले की सहायता से किसी भी ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए बढ़ते हैं अपने 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बस हम एक ट्रिक लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां पर क्या दिया जा रहा है कि द रेट कांस्टेंट, ठीक है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज, ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक वैल्यू दे दिया गया है, हमारे पास वैल्यू दिया गया है 2.38 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर पता करना है। तो इस रिएक्शन का अगर हमें ऑर्डर पता करना है तो बस एक चीज पर ध्यान में रखना है कि हमारे पास इसका यूनिट क्या दिया गया है। यहां पर देखो ये यूनिट दिया गया है। किसी भी रिएक्शन का जब रेट कांस्टेंट हम लिखेंगे तो उसका यूनिट जरूर दिया रहता है। ये वैल्यू से हमें फर्क ही नहीं पड़ता, रत्ती भर भी हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये वैल्यू क्या दिया गया है। हमें जितना भी फर्क पड़ेगा वो इसके यूनिट से फर्क पड़ता है। किससे फर्क पड़ता है, यूनिट से फर्क पड़ता है। तो अगर हम यूनिट के बारे में बात करते हैं तो मैंने आप सभी को कहा ना कि आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये फार्मूला फिर से रिपीट करेंगे और एक एक करके सबको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर याद है तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो उसका जो यूनिट होता है वह सेकंड इनवर्स होता है। इसलिए हम ऑप्शन में चेक करेंगे, ये 0 है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी के जहां पर ये लिखा होता मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, अगर इसके जहां पर लिखा होता तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लिखना पड़ता। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पर टिक करना पड़ता। केवल बस ये बदल जाए तो हमारे पास ये बदल जाएगा, ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बदल जाएगा। लेकिन अगर सेकंड इनवर्स लिखा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगा, इसलिए मैंने टिक कर दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए अगले क्वेश्चन। तो चलिए अब एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकली है, तो इसे हमें सॉल्व भी करना रहेगा। तो ध्यान से देखना कैसे हम करने वाले हैं। वास्तव में हम ये न्यूमेरिकल्स जो उठा रहे हैं ये आप सभी को समझाने के लिए उठा रहे हैं कि जब हमारे पास एग्जाम में आएंगे ऐसे न्यूमेरिकल तो इन्हें हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि जब एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनके वैल्यूज डिफर होंगे, और जब वैल्यूज डिफर होंगे तो वैल्यूज अलग आएंगे ऑप्शन में, लेकिन जो प्रोसीजर होगा वो सेम प्रोसीजर होगा। तो प्रोसीजर को समझने की कोशिश करो, वैल्यूज तो हमेशा डिफरेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन तो समझ लेते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। फॉर ए रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है A प्लस बी, हमारे पास रिएक्टेंट्स एक दूसरे से फॉर्मेशन करते हुए प्रोडक्ट C का फॉर्मेशन कर देते हैं। द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इज फाउंड टू बी, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन पता है R इज इक्वल टू K, concentration of A to the power 1 and concentration of reactant B to the power 1/2। ठीक है, find rate of reaction when हमारे पास concentration of A is equal to 0.5 मोल and concentration of B is equal to 0.1 मोल दिया गया है, और इसके साथ साथ K यानी कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया गया है 0.03। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू, और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दे दिया गया है और वो भी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, हमारे पास दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक है, और हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू दिया गया है 0.1 मोल, और हमारे पास रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 0.03 दिया गया। अब इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से। हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है ROR जो है वो दिया गया है K, और कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1/2। ठीक है,
क्या करेंगे, के वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको प्रोसीजर समझने की आवश्यकता है कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ए का कंसंट्रेशन हमें पता है 0.5 और इसके पावर 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हो जाएगा 0.1 के पावर 1/2, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर हम जब भी ऐसे निकालेंगे वैल्यूज़ को, चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये जो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में जब वैल्यू डिफर होते हैं तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ये जो वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा 4.74 इंटू 10⁻², ठीक है, ये मिलेगा, यही मिलेगा। मैंने सॉल्व करके देखा है तो मैं डायरेक्ट बता दिया हूँ, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना है, इसका स्क्वायर रूट हटा देना है, बस काम हो जाएगा। लेकिन अभी आगे काम खत्म नहीं हुआ है। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में तो आसान कर दिया गया है, यानी कि इसका जो यूनिट है वो तो हर ऑप्शन में सेम है, तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हो सकता है कि यूनिट भी बदल दिया जाए, तो अगर यूनिट बदल दिया जाएगा तब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम उस फार्मूले को अप्लाई कर दें या तो इससे हम निकाल लें, ठीक है। अगर हम उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो भी निकल जाएगा और इससे निकालने की कोशिश करेंगे तब भी निकल जाएगा। लेकिन जब हमारे पास सेम है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि क्या यूनिट है, क्योंकि यूनिट जब सेम है तो हमें यूनिट के निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर यूनिट निकालने की जरूरत पड़ती तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सेम यूनिट है। तो हमें केवल वैल्यूज को ध्यान में रखना है कि कौन सा वैल्यू इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाता है क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के बराबर है। और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ लीटर/मोल का पावर 1/2 और यहाँ पर हमारे पास है सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये यूनिट फर्स्ट के केमिकल काइनेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द रेट लॉ फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर सच एज CH3COO C2H5 इन एक्वस सॉल्यूशन। हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया है एग्जाम्पल के थ्रू। क्या कहता है कि अगर हमारे पास C2H5 का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि इस सिचुएशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह केवल इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, H2O के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और मैंने आप सभी से कहा था कि ये रिएक्शन आपको याद कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है, इनडायरेक्ट भी पूछा जाता है। मैंने कहा था कि आप सभी को ये याद करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां पर देखो ये इनडायरेक्टली पूछा गया है, तो इनडायरेक्टली जब पूछा जाता है तो उसमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत होती है और क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। देखो यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, तो मैंने पी लिख दिया। अगर इसके रेट ऑफ रिएक्शन पर हम बात करें तो मैंने आप सभी से कहा था कि यह रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह इसके कंसंट्रेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जोड़ते हैं और इस प्रकार यह एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाता है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा गया है। ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन है नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जो कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी का काम खत्म हो चुका और हमारा भी काम खत्म हो चुका, यानी कि हमने यूनिट फर्स्ट से जो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है इसके हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए 2 वीडियो मिलाकर, ठीक है। और एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड किए थे, अगर उस लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पर हम लेक्चर दे देंगे या फिर लिंक भी आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे।
उसमें हमने आई थिंक 10 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आपको टोटल यूनिट फर्स्ट से 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इन 30 क्वेश्चन में से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें जरूर पढ़िए, जरूर याद कर लीजिए। जो भी चीजें याद करने लायक है उन्हें याद करिए, जो भी चीजें आपको समझने लायक है वो समझ लीजिए, जो भी चीजें प्रैक्टिस करने लायक है उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो। ठीक है, और यह कैसा लग रहा है आप सभी को ये भी जरूर कमेंट करके बताएगा, तभी हम यह भी समझ पाएंगे कि और भी जो चैप्टर्स बचे हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करें। ठीक है, और यह भी बात ध्यान में रखिएगा कि सैटरडे और संडे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर कैसा लग रहा है। और ऐसे ढेर सारे वीडियोस के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे, इसी प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उन बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ सकें। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो और सफल होते रहो।